Assalamu alaikum, dear friends and dear aspirants. Welcome back to our YouTube channel Learn with Wafa. तो दोस्तों, आज तक हमने बात की है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, लाइक बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और हमने बात की है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन दीज टाइप्स ऑफ मार्केट्स. इसी तरह से हमने बात की है डिमांड के बारे में, जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डिमांड है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, उस सब के बारे में हमने बात की है. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन. यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका असर डिमांड पर पड़ता है. इस चीज़ को हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. तो दोस्तों, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार मेरी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी सजेशंस प्रोवाइड करें. कोई भी सजेशन आपकी तरफ से हो, कोई भी तजवीज़ आपकी तरफ से हो कि हमारी चैनल कैसे डेवलप हो, या आप लोगों के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए कि कोई वीडियोस में कोई चेंज लानी हो, लेक्चर देने में कोई चेंज लानी हो, तो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम. और एक गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो फ्रेंड्स यहाँ पे नए आए हैं, जो नए फ्रेंड्स इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें. सो डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर विच इज़ नेम्ड एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन. तो दोस्तों, ये लेक्चर जो है, दिस इज़ आवर 8th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स सेक्शन. ये हमारे इकोनॉमिक्स सेक्शन का 8वां लेक्चर है. हमने 2 लेक्चर्स बेसिक प्रिंसिपल्स पर दिए, 4 लेक्चर्स इसी तरह से मार्केट, डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, और 1 लेक्चर हमने दिया डिमांड पर, जो 7वां लेक्चर था. तो ये आज का लेक्चर जो है हमारा 8वां लेक्चर है. इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 20 लेक्चर्स में हम ये पूरा इकोनॉमिक्स का सेक्शन कंप्लीट करें. मे बी 1-2 से ज़्यादा भी हो जाए, 21, 22. तो इसी के अराउंड हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाए. अब कुछ फ्रेंड्स सोचते होंगे कि इतने लेक्चर्स क्यों, मतलब 10 मार्क्स हैं इसके, तो इतने लेक्चरों की क्या ज़रूरत है. तो लेट मी टेल यू दैट मैं आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव स्टडी करवा रहा हूं ताकि आपके सारे मार्क्स इसमें कवर हो जाएं. देखिए, आप दूसरे चैनल्स पर भी देखते होंगे कि वो 10 दिनों में इकोनॉमिक्स का पोर्शन, 5 दिनों में इकोनॉमिक्स का पोर्शन ख़त्म करते हैं. लेकिन हमारा जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. हमारा ये तरीका है कि हम ऐसे लेक्चर्स बनाएं, ऐसे आपके सामने प्रोवाइड करें ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो, और आपके मोस्ट ऑफ द सेक्शंस जो हैं वो कवर हो जाए, और इस तरह से कवर हो जाएं कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है तकरीबन हम कोशिश करते हैं कि उसी हिसाब से आप लोगों के सामने हम लेक्चर्स लाएं. तो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन. क्या होते हैं ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या डिमांड फंक्शन क्या होती है, ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे. डिमांड फंक्शन जो होती है ये हमें एक रिलेशनशिप दिखाती है 2 चीज़ों के बीच में. एक होती है डिमांड फॉर ए कमोडिटी, और दूसरा होता है इसका प्राइस. ये हम लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है. लेकिन खाली प्राइस ही नहीं है जो इस डिमांड को डिटरमाइन करता है. यानी खाली एक ही चीज़ नहीं है, खाली इट इज़ नॉट जस्ट प्राइस विच डिटरमाइन्स दिस डिमांड विच अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर. यानी डिमांड पर खाली प्राइस का असर नहीं पड़ता, कुछ और भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं, वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड पर असर करते हैं. और प्राइस के अलावा या प्राइस को इंक्लूड करके जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, जितने भी फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें, वो सब फैक्टर्स इस डिमांड फंक्शन में हम पढ़ते हैं. तो शॉर्ट में हम ये कहेंगे कि डिमांड फंक्शन जो है
ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। जो कमोडिटी की डिमांड होती है और इसके डिमांड के वेरियस डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसा असर पड़ता है, प्राइस का क्या असर पड़ता है डिमांड पर, अदर फैक्टर्स का क्या असर पड़ता है डिमांड पर, ये सब चीजें जब हम पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं हम डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब ये डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं dx means demand for commodity x. This means demand for commodity x. Let us suppose that we are buying a commodity x. हम सपोज करते हैं कि हम कमोडिटी एक बाई कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जिसका नाम x है, ठीक है, गुड x हम परचेज कर रहे हैं। तो डिमांड x जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ, इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन, demand function is the function demand for a commodity x is the function of px means price for the commodity x, pr means price of related goods, y means income of the consumer। इसके बाद और एक डिटर्मिनेंट है T means tastes and preferences, E means future expectations, and the last determinant of demand is N, which means number of buyers. So these are the factors which affect the demand for a commodity. ये वो factors हैं जिनका असर एक commodity की demand पर पड़ता है। तो एक एक करके हम इन सब फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस फैक्टर का कैसा असर, पॉजिटिव असर पड़ता है या नेगेटिव असर पड़ता है। ये हम एक एक करके हर किसी फैक्टर को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस द फर्स्ट फैक्टर, द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, विच इज द प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मोस्टली अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो इसका अपना प्राइस होता है, उस प्राइस से इस डिमांड पर असर पड़ता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है लॉ ऑफ डिमांड में, सॉरी अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था जब हमने डिमांड कर्व पढ़ा था, मार्केट डिमांड कर्व या इंडिविजुअल डिमांड कर्व, वहाँ पे हमने देखा कि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। यानी प्राइस जब इंक्रीज होता है तो इसकी डिमांड डिक्रीज होती है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। इसीलिए यही वजह है कि जो डिमांड कर्व है, हमने पढ़ा था कि डिमांड कर्व जो है उसका स्लोप डाउनवर्ड्स होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे हमने पढ़ा था डिमांड कर्व जो है ऐसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। और वजह यही है कि प्राइस और डिमांड फॉर ए कमोडिटी दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, दे हैव एन अपोजिट रिलेशनशिप, अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद ईच अदर। यही वजह है कि इसका डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो प्राइस, अब प्राइस का क्या असर पड़ता है डिमांड पर, अदर थिंग इज बीइंग कांस्टेंट। जब भी हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम ये चीज़ अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो भी फैक्टर्स हैं, जब हम प्राइस की बात करें तो हम सपोज करते हैं कि बाकी फैक्टर्स उस टाइम कांस्टेंट रहते हैं। जब हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो उस टाइम अज्यूम करते हैं हम कि बाकी जो फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो चीज़ें कांस्टेंट रहती है। जब हम इनकम की बात करते हैं तो उस टाइम हम इन बाकी 5 फैक्टर्स को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एजम्पशन रहता है, ये हमारा सपोजिशन रहता है कि जब भी किसी फैक्टर की हम बात करते हैं उस टाइम हम ये अज्यूम करते हैं कि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है आप लोगों को, कि जब भी हम डिमांड फंक्शन की बात करते हैं तो डिमांड फंक्शन में जब हम किसी भी फैक्टर को लाते हैं इन रिलेशन टू डिमांड, तो उस टाइम हम ये अज्यूम करते हैं कि बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं वो उस टाइम कांस्टेंट रहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे भी ये चीज़ बोली है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इट अफेक्ट्स द डिमांड फॉर द कमोडिटी, बट हियर अगेन वी अज्यूम दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स मीन्स
price of related goods, income of the consumer, tastes and preferences, future expectations and number of buyers. All these things, all these factors are assumed to be constant. ये जो सारे factors हैं इनको हम assume करते हैं, suppose करते हैं कि ये सारी चीज़ें constant है, इसीलिए हमने लिखा है other things being constant. Now जब बाकी चीज़ें constant रहती है तो क्या होता है, जब प्राइस चेंज होता है, with a rise in own price of the commodity its demand contracts. जब कमोडिटी का प्राइस राइज होता है, अपना प्राइस जो होता है इस कमोडिटी का, जब वो राइज होता है तो डिमांड कंट्रैक्ट होती है, यानी डिमांड जो है वो कम होती है, डिक्रीज होती है. एंड विद द फॉल इन इट्स ओन प्राइस, जब इसका प्राइस फॉल होता है तो डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब अदर थिंग्स कांस्टेंट रहते हैं, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, तो प्राइस का एक इन्वर्स असर पड़ता है इस डिमांड पर. और यही इन्वर्स रिलेशनशिप जो है, जो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, इट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड. और यही लॉ ऑफ डिमांड हम आगे डिस्कस करेंगे. जो इंपॉर्टेंट लॉ है डिमांड का, जो डिमांड कंसेप्ट का जो डिमांड एनालिसिस आपके सिलेबस में है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इसका टॉपिक है, वो हमें आगे डिस्कस करना है. तो प्राइस और डिमांड के बीच में जो इन्वर्स रिलेशनशिप है, जो इसके बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, उसको कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड. तो हमने देखा कि प्राइस से जो असर पड़ता है वो नेगेटिव असर पड़ता है. जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड उस टाइम इंक्रीज होती है. सो दिस इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी. इस तरह से प्राइस का असर पड़ता है डिमांड पर. तो ये है पहला फैक्टर, ये है पहला डिटर्मिनेंट जो हमने डिस्कस किया, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. चलिए अब दूसरा फैक्टर हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. तो पहले हम देखेंगे कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं. डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे गुड के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जिनके प्राइस या डिमांड चेंज होने की वजह से दूसरे जो कमोडिटीज़ हैं उन पर उनकी डिमांड या प्राइस पर असर पड़ता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे कि टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स. First one is substitute goods and the second one is complementary goods. Let us see what are substitute goods. Those goods which can be substituted for each other like tea and coffee or ball pen and ink pen. So those goods which can be substituted for each other. ये वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक दूसरे के बदले यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के बदले सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने टी और कॉफ़ी लिखा है. अगर कभी हम कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे कॉफ़ी नहीं मिलते, हम बोलते हैं फिर टी का एक कप लाइए. ठीक है, तो हम टी के बदले कॉफ़ी पीते हैं, कभी कॉफ़ी के बदले टी पीते हैं. तो ये दो चीज़ें जो है ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. ठीक है, बिकॉज वी सब्स्टिट्यूट देम फॉर ईच अदर. हम जब इनको यूज़ करते हैं तो कभी हम उसके बदले ये कॉफ़ी के बदले टी यूज़ करते हैं, टी के बदले कॉफ़ी यूज़ करते हैं. तो दीज आर दोज गुड्स विच आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स बिकॉज दे कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर. इसी तरह से बॉल पेन एंड इंक पेन. कभी हमें बॉल पेन नहीं मिलता है तो हम इंक पेन ही लाते हैं, और इंक पेन कभी नहीं मिलता है तो बॉल पेन ही लाते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें भी ऐसी हैं जिनको हम एक दूसरे के बदले यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो दीज गुड्स, दोज गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, विच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ ईच अदर, सो उन गुड्स को कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो ऐसे गुड्स के केस में क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का असर कैसे पड़ता है डिमांड पर, ये हम देखेंगे. देखिए, हमने कहा कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है ये भी असर करते हैं, ये भी इफेक्ट करते हैं डिमांड फॉर ए कमोडिटी. अब इनके दो टाइप्स हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो एक एक करके हम देखेंगे कि इनका असर क्या पड़ता है. इन केस ऑफ दीज गुड्स, यानी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जब हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी. जब एक कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से दूसरी कमोडिटी की डिमांड में इंक्रीज होती है. देखिए, अगर टी के प्राइस में इंक्रीज होगा,
फॉर एग्जाम्पल टी अभी तक 10 रुपये एक कप मिलता था हमें, अब हमें 20 रुपये एक कप मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे अपनी डिमांड को, हम जाएंगे टी को छोड़ के कॉफ़ी की तरफ, हम कॉफ़ी की डिमांड को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब टी का प्राइस इंक्रीज होता है, कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज होती है। इसी तरह से बाल पेन अगर 10 रुपये मिलता था, अब 20 रुपये मिलता है। ठीक है, तो हम बाल पेन यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा, हम इंक पेन यूज़ करेंगे। तो इसके प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमने इसकी डिमांड इंक्रीज की। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का यही असर पड़ता है कि जब एक गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे गुड की डिमांड इंक्रीज होती है उस वजह से। ठीक है, यह होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का असर, यानी एक गुड का असर दूसरे गुड पर पड़ता है। इसी को कहते हैं रिलेटेड गुड्स, बिकॉज देयर प्राइस एंड डिमांड आर रिलेटेड टू ईच अदर। व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। इससे खुद की डिमांड कम होती है और दूसरे गुड की डिमांड इंक्रीज होती है, जैसा कि हमने कॉफ़ी और टी के हालत में देखा, या बाल पेन और इंक पेन के केस में देखा। तो ये होता है जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की हम बात करते हैं। इसके बाद है कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? देखिए, हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स देखा कि दोज गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, जिनको एक दूसरे के बदले सब्स्टिट्यूट किया जाता है, लाइक टी एंड कॉफ़ी। अब कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर एंड आर देयरफॉर डिमांडेड टुगेदर। इसलिए इनको एक साथ डिमांड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक। देखिए, पेन और इंक, अगर हम पेन खरीदते हैं उसमें इंक नहीं है तो वो पेन किसी काम का नहीं होगा, या इसी तरह से हम इंक खरीदते हैं, पेन हमारे पास नहीं है तो इंक किसी काम की नहीं है। तो ये दो चीज़ें जो है पेन एंड इंक, दीज आर कंप्लीमेंट्री गुड्स, दीज आर कंप्लीमेंट्री गुड्स बिकॉज दे आर डिमांडेड टुगेदर, दे कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। ये एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इनके बिना एक की डिमांड अधूरी रहती है। इसी तरह से ब्रेड एंड बटर, अक्सर हम बटर लगाते हैं ब्रेड में, जब हम ब्रेड ऐसे भी खाते हैं, लेकिन ये ब्रेड एंड बटर जो है क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर है। इनकी वजह से भी मोस्ट ऑफ द टाइम इज डिमांड दे कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। सो दीज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर एंड आर डिमांडेड टुगेदर, दे आर नोन एज कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब ऐसे गुड्स का क्या असर पड़ता है डिमांड पर? देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने पढ़ा कि जब एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से दूसरी कमोडिटी जो है उसका प्राइस भी, डिमांड भी, उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है, एक कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से दूसरी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है। ये हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स में पढ़ा। अब देखिए कंप्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? इन केस ऑफ दीज गुड्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर। ठीक है, यहां पे जब कंप्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, यहां पे जब एक एक कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है, डिक्रीज होता है, इसकी वजह से दूसरी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है, जब एक, ये समझने के लायक बात है, इट इज समवट कॉन्सेप्चुअल, सो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल हियर। देखिए, जब कंप्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, एक गुड का जब प्राइस फॉल होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स में, जब एक गुड का प्राइस फॉल होता है, इससे दूसरा जो गुड है उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड दूसरे की इंक्रीज होती थी, लेकिन यहां पे इसका उल्टा है, यहां पे प्राइस फॉल होने से दूसरे की डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, पेन एंड इंक की हम बात करेंगे फिर से। जब पेन का प्राइस फॉल होगा, ठीक है, जब पेन का प्राइस फॉल होगा, जब इसका प्राइस कम होगा तो हम ज़्यादा पेन लाएंगे, तो इसका ऑलरेडी मतलब हुआ ये कि हम इंक भी ज़्यादा ही लाएंगे। ठीक है, तो जब इसका प्राइस डिक्रीज हुआ, फॉल हुआ, इंक की डिमांड इंक्रीज हुई। इसी तरह से ब्रेड का प्राइस जब फॉल हुआ तो बटर की डिमांड इंक्रीज हुई। ठीक है, खुद की डिमांड तो इंक्रीज हो ही जाएगी, वो तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, पेन की डिमांड तो ऑलरेडी इंक्रीज होगी, इसके साथ साथ इंक की भी डिमांड इंक्रीज होगी। प्राइस फॉल होने से ब्रेड की डिमांड तो इंक्रीज होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ बटर की डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब यह है कि जब एक गुड के प्राइस में फॉल होता है
तो इसकी वजह से दूसरा गुड जो है उसकी डिमांड राइज होती है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और जब एक गुड का प्राइस राइज होता है, ठीक है, एंड राइज इन द सॉरी यहां पे प्राइस है, राइज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू द फॉल इन द डिमांड ऑफ अदर। अब जब एक कमोडिटी का प्राइस राइज होता है, इससे दूसरी कमोडिटी की डिमांड भी असरअंदाज होती है, उसकी डिमांड भी फॉल हो जाती है, ठीक है। तो इनका एक उल्टा रिलेशन होता है यहाँ पे। सबस्टिट्यूट गुड्स के केस में एक गुड का प्राइस जब इंक्रीज होता है तो दूसरे गुड की डिमांड भी इंक्रीज होती है, लेकिन कंप्लीमेंट्री गुड्स में इसका उल्टा है। जब एक गुड का प्राइस राइज होता है तो दूसरे की डिमांड फॉल होती है, ठीक है। एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है। दोस्तों यहां पे हमने सबस्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स का एक थोड़ा सा टेबल आपके सामने लाया है। सबस्टिट्यूट गुड्स की हम तरफ जब देखते हैं तो सबस्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इंटरचेंज्ड फॉर यूज। ये इंटरचेंज किए जा सकते हैं, सबस्टिट्यूट किए जा सकते हैं एक दूसरे के बदले, ठीक है, जैसे टी एंड कॉफी हमने पढ़ा था। इसी तरह से व्हेन प्राइस ऑफ ए सबस्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, जब एक सबस्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड फॉर ए गिवन गुड राइजेज एंड वाइस वर्सा। जो दूसरा इसका सबस्टिट्यूट गुड होता है उसकी डिमांड राइज होती है, एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि जब प्राइस ऑफ ए सबस्टिट्यूट गुड डिक्रीज होता है तो उससे दूसरे सबस्टिट्यूट गुड की डिमांड डिक्रीज होती है। एग्जाम्पल इसकी है टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक, बॉल पेन एंड इंक पेन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सबस्टिट्यूट गुड्स। और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये टी एंड कॉफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ गुड्स, ठीक है, सबस्टिट्यूट गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इन्फीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, ठीक है, वो आगे पढ़ना है। तो ये चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी बोर्न इन द माइंड। आप लोगों को दिमाग में रखनी है ये सारी चीज़ें। इसके बाद है कंप्लीमेंट्री गुड्स। ये हमने ऊपर भी पढ़ा। कंप्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं और वो एक साथ उनको डिमांड किया जाता है। व्हेन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, डिमांड फॉर ए गिवन गुड से गुड एक्स फॉल्स। जब कंप्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, जब इसका प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरा जो इसका होता है कंप्लीमेंट्री गुड, उसकी डिमांड फॉल होती है। और जब प्राइस ऑफ ए कंप्लीमेंट्री गुड डिक्रीज होगा तो उस टाइम दूसरे कंप्लीमेंट्री गुड की डिमांड इंक्रीज होगी। इनकी अपोजिट रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल यहां पे है पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल के प्राइस में अगर इंक्रीज होगा तो कार्स हम कम लाएंगे, ठीक है। जब पेट्रोल के प्राइस में डिक्रीज होगा तो हम कार्स ज़्यादा लाएंगे, ठीक है। तो ये है कार एंड पेट्रोल भी एक एग्जाम्पल इन कंप्लीमेंट्री गुड्स की। इसके बाद जो फैक्टर इस डिमांड पर अफेक्ट करता है, हमने अभी तक पढ़े दो फैक्टर्स, प्राइस, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब तीसरा जो फैक्टर है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम जो कंज्यूमर की होती है, इससे भी, इसके चेंज होने से भी डिमांड पर असर पड़ता है। कैसे? देखिए, जब हमारी इनकम जब इंक्रीज होती है तो इनकम इंक्रीज होने से हमारी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, हम डिमांड ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब हमारी इनकम कम होती है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हमारी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर and demand for a commodity, they are directly related, they have a positive relationship, यानी जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, ठीक है। जब इनकम डिक्रीज होती है हमारी तो हमारी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। सो देयर इज अ पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड हिज क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम और डिमांड के बीच में, इट इज इन रिलेशन टू नॉर्मल गुड्स। ये नॉर्मल गुड्स के लिए है, ठीक है, इंफीरियर गुड्स के लिए नहीं है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के रिलेशन में हम बोलते हैं कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारे नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, और जब हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज होती है, ठीक है। और इंफीरियर गुड्स के रिलेशन में क्या होता है, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है, ठीक है। इसका अपोजिट रिलेशनशिप है।
in relation to normal goods there is a positive relationship between income and demand, but in relation to inferior goods there is a negative and indirect relationship, an opposite relationship between income of the consumer and his demand. समझ में आया? I would like to repeat it again. नॉर्मल गुड्स के लिहाज से जब हम बात करते हैं, इन रिलेशन टू नॉर्मल गुड्स द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिमांड, यानी नॉर्मल गुड्स के रिलेशन में इनकम ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली रिलेटेड है उसकी डिमांड के साथ, यानी जब उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, जब उसकी इनकम डिक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है। अब इन्फीरियर गुड्स के रिलेशन में क्या है, इसका अपोजिट रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स डिक्रीज होती है, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स को फिर ये अपने लायक नहीं समझता। ठीक है, ये समझता है कि मेरी इनकम अब इंक्रीज हुई है तो मैं इन इन्फीरियर गुड्स के लायक नहीं हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसलिए जब इसकी इनकम इंक्रीज होती है तो इन्फीरियर गुड्स इनकी डिमांड ये कम कर देता है, और जब इसकी इनकम डिक्रीज होती है तो फिर इन्फीरियर गुड्स की बारी आती है, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इन रिलेशन टू नॉर्मल गुड्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द डिमांड फॉर द कमोडिटी, ठीक, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, बट इन रिलेशन टू इन्फीरियर गुड्स देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, when income of the consumer increases demand for inferior goods decreases, and when income of the consumer decreases demand for inferior goods increases। यहां पे हमने एक डिफरेंस दिखाई है आप लोगों को कि नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन केस ऑफ विच देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये हमने ऊपर भी पढ़ा कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में इन रिलेशन टू नॉर्मल गुड्स एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेन इन कॉन्स्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। ठीक है, नॉर्मल गुड्स के लिहाज से जब हम देखते हैं नॉर्मल गुड्स के रिलेशन में तो हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है जब एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब होता है कि इनकम इफेक्ट जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। सो इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। ये चीज भी याद रखनी है कि नॉर्मल गुड्स के लिहाज से इनकम इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? जब इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की इनकम की डिमांड इंक्रीज होती है, जब हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है। और नॉर्मल गुड्स जो है वो हो भी सकते हैं और हो भी नहीं सकते एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात। फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेंगे, हमारे पास फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होती है, दीज मे और मे नॉट बी द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। देखिए हम अगर हमारे पास फ्रिज, बहुत से घर ऐसे होते हैं जिनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं होता, जिनके पास वॉशिंग मशीन नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ें जब इनकम इंक्रीज होती है तो हम लाते हैं ये चीज़ें, जब हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो हम बोलते हैं कि नहीं, हम ये चीज़ें नहीं लाएंगे क्योंकि हमारे पास उतनी इनकम नहीं है। तो इनके रिलेशन में हमारा जो इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये होते हैं नॉर्मल गुड्स। और नॉर्मल गुड्स, in case of normal goods there is always an inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded called a law of demand। यानी law of demand अप्लाई हो जाता है यहाँ पे नॉर्मल गुड्स में। ठीक है, हमने दो चीजें देखी कि इनकम और डिमांड के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, लेकिन प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, जब इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज होती है। सो इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। और इनका प्राइस इफेक्ट क्या होता है? प्राइस इफेक्ट मतलब लॉ ऑफ डिमांड जब अप्लाई होती है तो जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो लॉ ऑफ डिमांड इन नॉर्मल गुड्स पे ही अप्लाई होती है। ठीक है, सो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज ओनली ऑन नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स पे नहीं होती है ये अप्लाई। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स
इन केस ऑफ विच देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इनकम और डिमांड के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी नॉर्मल गुड्स का अपोजिट है बिल्कुल। जब यहाँ पे इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड इनकी डिक्रीज होती है, जब इनकम डिक्रीज होती है तो इनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब है कि इनकम इफेक्ट यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, यानी इनकम का उल्टा असर पड़ता है। और इंफीरियर गुड्स जो है दे आर एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इन अदर वर्ड्स पीपल बाय इंफीरियर गुड्स लार्जली बिकॉज दे आर एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। इसलिए लोग ये चीजें लाते हैं क्योंकि ये जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं। लाइक कोर्स ग्रेन, फॉर एग्जांपल हम कोर्स ग्रेन लाते हैं, रॉ ग्रेन एंड कोर्स क्लॉथ जब हम लाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें जो है ये क्लॉथ भी, ग्रेन भी, दीज आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। सो इंफीरियर गुड्स जो है दीज आर मोस्ट ऑफ द टाइम इज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, और इंफीरियर गुड जो है इनके बीच में इनके रिलेशन में प्राइस और डिमांड के बीच में हो भी सकती है इनवर्स रिलेशनशिप और हो भी नहीं सकती। ठीक है, और जब नहीं होगी तो उस टाइम लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस डिफरेंस। और ये डिफरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी तक जो भी हमने इसमें डिस्कस किया वो सारा इंपॉर्टेंट है, एंड यू नीड टू बेयर ईच एंड एवरीथिंग इन योर माइंड। तो आगे चलते हैं। द फोर्थ determinant of demand, the fourth factor which affects the demand of a commodity is the tastes and preferences. tastes and preferences जो होते हैं वो भी इंसान की चेंज हो जाती है। ठीक है, देखिए इंसान कोई किसी चीज़ को प्रेफर करता है कभी, लेकिन जब वो एडवर्टाइजमेंट देखता है किसी दूसरे चीज़ की, ठीक है, जब वो फैशन में चेंज देखता है, क्लाइमेट में चेंज देखता है, नई इन्वेंशंस देखता है, तो इसकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है। और इन प्रेफरेंसेस और टेस्ट के चेंज होने से डिमांड भी चेंज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जब कपड़े लाते हैं तो हम एक ब्रांड के लाते थे अभी तक। ठीक है, लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट हमने दूसरे ब्रांड का देखा तो हमारी चाहत हुई कि हमारी प्रेफरेंस जो है वो चेंज हुई, हमने सोचा कि हम वही ब्रांड लाएंगे। ठीक है, इसी तरह से चेंज इन फैशन जब हुआ तो हमने सोचा कि अब फैशन चेंज हुआ है तो हम दूसरे टाइप के कपड़े लाएंगे। क्लाइमेट जब चेंज हुआ, अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो हम वैसे ही कपड़े लाएंगे, हमारी डिमांड गर्मी वाले कपड़ों के लिए कम हो जाएगी। ठीक है, और न्यू इन्वेंशंस, तो ये सारी चीज़ें जो है ये चीज़ें भी डिमांड पर असर करती हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस इन चीज़ों की वजह से चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर डिमांड पर असर पड़ता है। इसी तरह से फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, देखिए जब एक कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है फ्यूचर में कि किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल होगा तो वो प्रेजेंट में डिमांड को कम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी होगी, फॉर एग्जाम्पल हम एक कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एक बिल्डिंग की, हमें उसके लिए सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इस सीमेंट का प्राइस जो है वो डिक्रीज होगा, हम अभी प्रेजेंट में उसकी डिमांड को कम करेंगे। हम सोचेंगे कि नहीं, आज सीमेंट नहीं लाएंगे, जब इसका आगे नियर फ्यूचर में जब इसका प्राइस कम होगा तो उसी टाइम लाएंगे। ठीक है, तो जब एक कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, देन हिज डिमांड फॉर द कमोडिटी ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। और जब इसको एक्सपेक्ट होता है कि फ्यूचर में प्राइस राइज होगा, इसकी प्रेजेंट की डिमांड उसी हिसाब से राइज हो जाती है। ये बोलता है मैं अभी ला के रखूंगा क्योंकि फ्यूचर में इसका प्राइस राइज होगा। ठीक है, इसी तरह से पॉपुलेशन साइज, तो ये इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज मोर एंड मोर, डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी लोगों की कम होगी। ठीक है, क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ बायर्स। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और जिसको हम डिमांड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पूरा लेक्चर जो है ये अच्छे तरीके से समझा होगा, और जिनको नहीं समझ आया आई वुड लाइक देम टू रिवाइज दिस अगेन, इसको दूसरी बार देखें। वैसे ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये वाला लेक्चर ये उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो आई होप ऑल द फ्रेंड्स, ऑल द एस्पायरेंट्स मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर, एंड ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स जो भी हमने डिलीवर किए वो सब आप लोगों को समझ में आए होंगे। जो भी आपके कमेंट्स होंगे, हमारे टीचिंग का तरीका क्या है उसके रिलेटेड, या किसी और चीज़ के रिलेटेड कुछ चेंजेस लानी होंगी, लेक्चर्स में कुछ चेंज लानी होंगी, तो उस रिलेटेड जो भी आपकी सजेशंस होंगी वो कमेंट बॉक्स में डालें। और
लास्ट पे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे फ्रेंड्स PDF की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम ये पूरा सेक्शन कंप्लीट करेंगे, इकोनॉमिक्स का पूरा सेक्शन, तो PDF उसके बाद हम अपलोड करेंगे और आप लोगों को उसकी लिंक भी भेजी जाएगी। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में, फिर लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उससे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो PDF भी हम अवेलेबल रखेंगे और PDF में हम कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। ये जो हमने आपके सामने टॉपिक्स डिलीवर किए, लेक्चर्स डिलीवर किए, इससे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनमें इंक्लूडेड हो। उसमें MCQs भी हम एक्सपेक्टेड जो एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं वो एक्सपेक्टेड जो होंगे एग्जाम्स में, वो भी हम लाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लाएंगे हम। सो यू जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। जब आप हमारे साथ साथ चलेंगे तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ से, तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आगे हम एक और लेक्चर लेके आपके सामने आएंगे, आपसे इजाज़त लेते हैं। और लास्ट में ये रिक्वेस्ट फिर से है कि अभी तक जिन फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।